सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस अब जान चुके खबरों की तफसीलात की जानी पड़ते हैं। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने मौलाना फजल रहमान को अगले हफ्ते तलब कर लिया है। मौलाना फजल रहमान को आमदन से ज़ायद असासा जात केस में तलब किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, नैब खैबर पख्तूनख्वा ने मौलाना फजल रहमान को अगले हफ्ते तलब किया है। मौलाना फजल रहमान को आमदन से ज़ायद असासों के केस में तलब किया गया है। मौलाना फजल रहमान से आमदन से ज़ायद असासों के केस में पूछताछ की जाएगी, सवाल व जवाब किए जाएंगे। अब देखना यह है कि JUIFA की जानिब से और मौलाना फजल रहमान की जानिब से इस सिलसिले में क्या लाहेअमल इख्तियार किया जाता है। आया कि वो पेश होंगे या कोई और स्ट्रेटजी इख्तियार की जाएगी। इससे पहले भी मौलाना फजल रहमान और उनके भाई को नैब की जानिब से बुलावा आया था और एक बार फिर से नैब खैबर पख्तूनख्वा ने मौलाना फजल रहमान को आमदन से ज़्यादा असासों के केस में तलब कर लिया है। नैब ज़राए का ये कहना है कि मौलाना फजल रहमान से आमदन से ज़्यादा असासों के केस में पूछताछ की जाएगी और उनसे सवाल जवाब भी किए जाएंगे। ताहम JUIFA की जानिब से कहा गया है कि अभी पार्टी ने इस सिलसिले में लाहेअमल फाइनल नहीं किया है कि क्या स्ट्रेटजी अपनाई जानी है। आया कि मौलाना फजल रहमान नैब में पेश होंगे या कोई और इस सिलसिले में लाहेअमल इख्तियार किया जाएगा, ये JUIFA की मरकज़ी मजलिस आमला के इजलास में तय किया जाना है। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने मौलाना फजल रहमान को बुलावा भेजा है और आमदन से ज़ायद असासों के केस में मौलाना फजल रहमान से पूछताछ की जाएगी, उनसे सवाल व जवाब किए जाएंगे। इस सिलसिले में नैब ज़राए का ये कहना है कि मौलाना फजल रहमान से आमदन से ज़्यादा असासों के केस में सवाल व जवाब होंगे और इस सिलसिले में तहकीकात को भी आगे बढ़ाया जाएगा। ताहम JUIFA की जानिब से ये कहा गया है कि ये पार्टी के मरकज़ी मजलिस आमला के इजलास में फैसला किया जाएगा कि मौलाना फजल रहमान पेश होंगे या कोई और लाहेअमल इख्तियार किया जाता है। अज़मत अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं। अज़मत अली शाह, अपडेट कीजिएगा। मौलाना फजल रहमान को नैब खैबर पख्तूनख्वा ने बुलावा भेज दिया। जी बिल्कुल, नैब को मौलाना फजल रहमान ने बुलावा भेज दिया है। नैब ने JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया है। नैब हेडक्वार्टर की जानिब से मौलाना फजल रहमान तहकीकात के लिए खैबर पख्तूनख्वा में अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। उनके आमद से ज़ायद असासों के खिलाफ नैब जो है वो तहकीकात करेगी और मौलाना साहब को आइंदा हफ्ते तलब किए जाने का इम्कान जाहिर किया गया है। और मौलाना फजल रहमान के भाई ज़ियाउर रहमान के खिलाफ भी नैब तहकीकात कर रही। इससे पहले भी उनके भाई को जो है वो बुलाया गया था, जबकि आज अगले हफ्ते जो है वो मौलाना फजल रहमान को तलब किया जाएगा। जी ये बताइएगा अज़मत अली शाह कि क्या इस सिलसिले में अब तक JUIFA की जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने आ पाया है? नहीं, अभी तक तो मौलाना फजल रहमान की जानिब से JUIFA के खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से अब तक का हाल जो है हमें कोई मालूमात या उनकी जानिब से कोई जो है वो कुछ नहीं कहा गया है, क्योंकि अभी कुछ ही देर कबल ये फैसला हुआ है और जो है वो ये बात जो है वो पहुंची है कि मौलाना फजल रहमान साहब को अगले हफ्ते जो है वो नैब ने तलब किया है, जिसकी बुनियाद पर यानी कि अभी तक पार्टी की जानिब से या शख्सी बुनियाद पर अभी तक किसी ने जो है वो इस तरह का कोई भी बयान जारी नहीं किया है। ठीक है अज़मत अली शाह, आप साथ ही रहिएगा। JUI के रहनुमा हाफिज़ हमदुल्ला कहते हैं कि APC फैसलों के बाद ये कार्रवाई तो होना ही थी, मौलाना की गिरफ्तारी हुई तो दमादम मस्क कलंदर भी होगा। उनका मजीद क्या कहना है वो देखते हैं। आज तक नैब हरकत में नहीं आई। जब मौलाना मौजूदा हुकूमत के खिलाफ बोल रहे हैं, मौजूदा हुकूमत के खिलाफ मुअस्सर किरदार अदा कर रहा है, मौजूदा हुकूमत को कठपुतली हुकूमत कह रहे हैं और ये धांधली ज़दा और जेली कह रहे हैं, इसकी पादाश में अब मौलाना को नैब को याद आया कि मौलाना के असासे आमदन से ज़्यादा है। ये तो मालूम है, ये तो वाज़ेह है कि सिर्फ मौलाना को क्या कहते हैं मुक़य्यद करने के लिए, मौलाना को घेरे में लेने के लिए, मौलाना से इंतकाम लेने के लिए हुकूमत ये हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, ना हम इसको इंसाफ पर मबनी समझते हैं और इस पर पार्टी बैठेगी कि हमने नैब में जाना है या नहीं जाना है, पार्टी फैसला करेगी। अगर पार्टी ने फैसला किया कि मौलाना ने नैब में नहीं जाना है, अगर वो गिरफ्तार करते हैं मौलाना को गिरफ्तार कर ले, जहाँ भी गिरफ्तार करते हैं उनकी मर्जी है, फिर देखते हैं आगे क्या होगा, दमादम कलंदर होगा। हाफिज़ हमदुल्ला की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की, इसी मामले पर बात करेंगे। सीनियर एनालिस्ट सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाहिद खाकान अब्बासी आज मीडिया से बात करते हुए ये कह रहे थे कि इस APC के बाद तमाम अपोजिशन रहनुमा नैब के चक्कर लगा रहे होंगे और शायद कुछ ऐसा
शुरू भी हो चुका है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान को तो बुलावा आ गया है? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर आपको याद हो जो आसिफ अली जरदारी साहब थे, उन्होंने अपनी स्पीच में कहा था कि इस तकरीर के बाद मैं सबसे पहला आदमी हूँ जो जेल में जाऊंगा। तो ये एक तरह से इशारा था कि इस कॉन्फ्रेंस से चूंकि हुकूमत नाखुश होगी, इसलिए लोगों का घेराव करने के लिए, उनकी एक्टिविटीज को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए इस किस्म के एक्शंस का इम्कान हो सकता है। लेकिन सदके जाएं इस हुकूमत के, उन्होंने 24 घंटे नहीं गुजरने दिए और ये साबित कर दिया है कि जो कहा गया था वो शायद ठीक है। मौलाना फजल रहमान के बारे में ये कहना है कि जी उनके असासे जो हैं वो उनकी आमदन से बढ़ गए हैं, बगैर किसी सबूत के उनको नैब बुला के और घेरा डालने की अगर कोशिश है तो उस पर आपने सुन लिया कि हाफिज हमदुल्ला साहब क्या कह रहे थे कि अगर इस किस्म की कोई कोशिश की गई और उनको यूनिलैटरली इस तरह गिरफ्तार किया गया बगैर किसी सबूत के, तो फिर दमादम मस्कलंदर होगी। ये बड़ा वाजे यानी इशारा नहीं है, ये बहुत वाजे स्टांस है उनकी पार्टी का कि मौलाना नैब में पेश होने का फैसला भी करते हैं कि नहीं करते, ये देखा जाएगा। और फिर अगर वो ये फैसला करते हैं कि वो कोर्ट नहीं जाएंगे नैब के सामने पेश होने के लिए, तो फिर जब गिरफ्तार उन्हें किया जाएगा, चाहे कहीं भी किया जाए, तो फिर उनकी पार्टी जो है वो रिएक्ट करेगी। ये हमें नजर आ रहा था बिल्कुल एपीसी के इनेकाद से पहले भी और एपीसी के इनेकाद के बाद भी कि जो लीडर वहां एक्टिव थे उनको किसी न किसी तरीके से उन पर घेरा डालने की कोशिश की जाएगी। और ये मैं समझता हूँ बिल्कुल ओछे हथकंडे हैं। जब आपने इजाजत दे दी एपीसी होने की, जब आपने उनकी तकरीरें दिखाने की इजाजत दे दी है, तो फिर आपको इतना रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से इमरान साहब के लिए लम्हा फिक्रिया है कि वो इसके ऊपर बैठ के अपने कैबिनेट कलीग्स के साथ या अपने जो भी पावर बेसिस हैं उनके साथ बात करें और कोई ऐसा तरीका कार इख्तियार करें जिसमें मजीद शिद्दत इस मुखासमत में ना आए जो ऑलरेडी हमें देखने को मिल रही है। ये अगर इब्तिदा अच्छी ना हुई और मौलाना के साथ ये एक्शन उन्होंने लिया और उसके ऊपर रिएक्शन आया, अगर मौलाना के रिएक्शन के हवाले से मेरे ख्याल से हुकूमत को भी अच्छी तरह पता है, हमारे लॉ मेकर्स भी अच्छी तरह जानते हैं कि उनके पास चूंकि स्ट्रीट पावर है, उनके जो कारकुन हैं उनकी जमात के वो बहुत स्ट्रॉन्ग, वेल ट्रेन्ड और सस्टेन करने वाले हैं। जो इस्लामाबाद में धरना हुआ था उसमें ये सब बात सबको वाजे हो गई थी। अब अगर जानबूझ के वो हुकूमत खुदकुशी करने पर तुली हुई है तो ये उनकी मर्जी है। यकीनन अब देखना ये होगा कि JUIF की जानिब से और मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से क्या लाहेअमल इख्तियार किया जाता है। बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब, सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। ब्यूरो चीफ पेशावर अजमत अली शाह, आपका भी बहुत शुक्रिया। और कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से मौलाना फजल रहमान की मुलाकात हुई है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। हुकूमत के खिलाफ तहरीक के मामले पर भी गुफ्तगू हुई। बिलावल भुट्टो के हमरा रुकन कौमी असम्बली नवीद कमर भी मौजूद थे। JUI के वक्त में मौलाना राशिद सुमरो, मौलाना उबैदुर रहमान और असलम गौरी शामिल थे। कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात हुई, जिसमें सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि हुकूमत के खिलाफ तहरीक के मामले पर भी गुफ्तगू हुई। इस मुलाकात में बिलावल भुट्टो के हमरा रुकन कौमी असम्बली नवीद कमर मौजूद थे, जबकि JUI के वक्त में मौलाना राशिद सुमरो, मौलाना उबैदुर रहमान और असलम गौरी शामिल थे। मियां शहबाज शरीफ की जमानत में 24 सितंबर तक तौसीह कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस की अबूरी जमानत में जुमेरात तक तौसीह की। लाहौर हाई कोर्ट में कमरा अदालत में गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा कि मुस्लिम लीग को दबाने की कोशिश की जा रही है। मैं अंदर हूं या बाहर, APC के फैसलों पर अमल दरामद होगा। अपना ये जबर और अंधा इंतकाम जो कि इसकी प्यास नैब न्याजी APC आप समझ रहे कि APC अब मसाइल का हल है और नाजों को भेजने का ये हकीकी रास्ता बनेगी। APC जो है उसके फैसले इमरान खान हुकूमत की बदतरीन नाकामियों और अवाम दुश्मनी जो है ये उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि तमाम ऑपोजिशन पार्टियों को। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। काबीना इजलास में असद उमर की 2 वज़रा से नोक झोंक हो गई। 3 वज़रा में तक जुमलों का तबादला हुआ और झड़प भी होते होते रह गई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास हुआ, जिसकी अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। काबीना इजलास में असद उमर की 2 वज़रा से नोक झोंक हो गई। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। अवैस कयानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, किन मामलात पर यह तलखी पैदा हुई वज़रा में?
पहले हमारे ज़राए बता रहे हैं कि शीरी मज़ारी ने असद उमर को मुखातिब करके कहा कि आप हमें पूरा एजेंडा नहीं पढ़ने देते। उस पर असद उमर गुस्सा करके और शीरी मज़ारी को इजलास में जो है वो बातें सुना गए, और उसके साथ असद उमर ने वज़ीर-ए-आज़म के जो मुशीर नदीम बाबर को भी हमारे ज़राए बता रहे हैं कि उनको भी खूब सुनाई, और उन्होंने कहा कि आप पेट्रोलियम मसनूआत और गैस के मामलात में गलत बयानी से काम लेते हैं। लेकिन उसके जवाब में उन्होंने कहा, नदीम बाबर ने कहा कि मैं नहीं, आप गलत बयानी से काम लेते हैं। वज़ीर-ए-आज़म और काबीना अरकान के जो है दोनों वज़रा को जो है वो खामोश कराया उन्होंने, और वज़ीर-ए-आज़म ने मस्जिद के मामले पर एक मरतबा फिर वज़रा को बयानबाजी से रोक दिया, और उन्होंने कहा कि हम मुसलमान हैं, पूरा इल्म ना हो तो वज़रा बयानात ना दें। और वज़ीर-ए-आज़म जो है उन्होंने कहा कि मज़हब इंतहाई हसास मामला है और पूरी जानकारी ना हो तो बात करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके साथ फैसल वाडा के हवाले से बात हुई है, लेकिन शीरी मज़ारी, असद उमर और दीगर जो वज़रा हैं इनके माबैन आज जो है हॉट टॉक हुई, और ये बात भी जो है हमारे ज़राए बता रहे हैं कि ये बात बताई जाती है कि शीरी मज़ारी को जो है वो फिर चुप करवाया गया, और वज़रा का ये कहना था कि हर मरतबा शीरी मज़ारी ही ज़्यादा बात करती हैं और हर एजेंडे पे और हर टॉपिक पे जो है इन्होंने बात करनी होती है। लेकिन आज असद उमर और शीरी मज़ारी के माबैन जो है सख्त जुम्लों का तबादला हुआ। ठीक है अवैस कहनी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सानेहा बल्दिया फैक्ट्री में शहीद अफराद के लवाहिकीन का कहना है कि वो फैसले से मुतमईन नहीं, छोटे लोगों को सज़ा सुना दी, बड़े लोगों को सज़ा नहीं दी गई। लवाहिकीन इस हवाले से मज़ीद क्या कहते हैं आप भी देखिए। बच्चा शहीद हुआ, हमारा दिल से पूछे, 8 साल का अरसा हो गया, इस इंतजार में थे हम लोग कि फैसला होगा। क्या फैसला सुना है ये तो कहीं से काबिल कबूल ही नहीं है, ये तो कोई फैसला ही नहीं है, ये तो मजाक बना कर रख दिया। नहीं, फैसला सही नहीं है, क्योंकि इसमें जो बड़े बड़े लोग मुलविस थे उनको सज़ा नहीं मिली, और जो छोटे थे, दो जिनकी कोई औकात नहीं थी, उनको सज़ा हो गई। ये तो बात सही नहीं है ना। मेरा बेटा शहीद हुआ है 24 साल का। आज जो फैसला है ये कतई गैर मुतमईन बख्श फैसला है, कोई तसल्ली बख्श फैसला नहीं है। और ये जो फैसला है इसको हम नहीं मानते, इसलिए नहीं मानते कि गरीब को फांसी और सहूलियतकार को छोड़ देना। सहूलियतकार को आपने छोड़ दिया, जो ये काम का एडवाइस दिया कि तुम ऐसा से ऐसा करो, ऐसा से ऐसा करो, ऐसा से ऐसा करो, जिसने एडवाइस दिया आप उसको छोड़ दो। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान सानेहा बल्दिया फैक्ट्री केस के मुतासरीन के हमरा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि वो इस केस को मजीद प्रोब करें और इस केस को तलब करें सुप्रीम कोर्ट में, इसके फैसले को, और उसके बाद जितने मुलजिम भी इस दौरान में पकड़े गए थे उनकी पूरी रिपोर्ट और GITs की रिपोर्ट को सामने रखें। 90 के करीब मुलजिमों को इस केस में गिरफ्तार किया गया था और कई बार मीडिया पर मुख्तलिफ लोगों का ऐलान किया गया था। और मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि हो सकता है कि कुछ पार्टियां ये कहेंगी कि हम तो बरी हो गए, लेकिन हम ये समझते हैं कि इस वक्त जो जमातें मौजूद हैं और ये तरीक़ेकार जो अब इख्तियार किया हुआ है कि जो मुजरिम होगा वो लंदन वाला होगा, जो बच जाएगा वो पाकिस्तान वाला होगा, ये नहीं होना चाहिए। इंसाफ सबके लिए होना चाहिए। डिसऑन करते हो, जो मुजरिम होता है उसको लंदन वाला करार देकर डिसऑन कर दिया जाता है, और अगर जिसको बचा लेते हो वो पाकिस्तान वाला करार पाता है। और एक तीसरा सेक्शन भी बना लिया गया है, वो तो दुलदुला के वैसे ही पाक साफ हो जाता है। तो इन जमातों की, ये तीनों चारों जमातें जिन्होंने अपना अपना एक तरीक़ेकार तय किया हुआ है, इनके हवाले से भी अब चीज़ों को बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए। और मैं इस मौके पर अपने इन तमाम लवाहिकीन से इज़हार हमदर्दी करता हूँ। ठीक है, एक फैसला अदालत का है, अदालती फैसलों पर हमें बात करना अजीब सा लगता है, लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं कि अदालत के इस पूरे निज़ाम की इस्लाह भी होनी चाहिए। ये मशहूर बात है कि जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। जो इंसाफ ताखीर से हो वो इंसाफ का इनकार है। और ये बातें हम नहीं कहते, ये बातें हमें चीफ जस्टिस साहब बताते हैं, पिछले चीफ जस्टिस बताते थे। ये कानून की किताबों में ये बातें लिखी हुई हैं, सब इसका रेफरेंस देते हैं। जब इसका रेफरेंस देते हैं तो खुद उस पर अमल क्यों नहीं करते? हमारे अदालती निज़ाम में लोगों को पूरा इंसाफ नहीं मिलता। सानेहा बल्दिया फैसले पर MQM पाकिस्तान ने मौक़िफ़ देते हुए कहा कि रऊफ़ सिद्दीकी की बरियत साबित करता है कि इस केस से MQM पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं।
کہتے ہیں سانحہ بلدیہ کے لواحقین سے ہمدردی ہے، انہیں 8 برس تک فیصلے کا انتظار کرنا پڑا۔ امید ہے اعلیٰ عدالتیں تمام لواحقین کو جلد اور مکمل انصاف کی فراہمی یقینی بنائیں گی۔ سانحہ بلدیہ فیصلے پر MQM پاکستان کا موقف سامنے آیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ رؤف صدیقی کی بریت یہ ثابت کرتی ہے کہ اس کیس سے MQM پاکستان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کہا گیا کہ سانحہ بلدیہ کے لواحقین سے ہمدردی ہے۔ سانحہ بلدیہ کیس کے تفتیشی افسر SSP ساجد سدوزئی کا کہنا ہے کہ کیس کے شواہد حاصل کرنے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مفرور ملزم حماد صدیقی کو بھی گرفتار کر کے دیگر ملزمان کی طرح سزا دلوائیں گے۔ اس حوالے سے تفصیلات جانیں گے سمر عباس سے۔ سمر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ ہاں جی بالکل، دیکھیں سانحہ بلدیہ کیس کا فیصلہ 8 سال بعد آیا۔ اس کیس کے دوران پولیس افسران، تفتیشی جو دیگر ادارے تھے، انہیں بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کیس کے تفتیشی افسر ہمارے ساتھ موجود ہیں، SSP ساجد امیر سدوزئی، ان سے مزید جانتے ہیں اس کیس کے حوالے سے۔ دیکھیے، یہ 2012 کا کیس تھا اور اس کی جب ری انویسٹیگیشن JIT کو ملی تھی تو وہ تقریباً 3 سال ہو چکے تھے، تو شواہد دوبارہ نئے سرے سے اکٹھے کرنے میں ایک پرابلم تھی۔ باقی کیس چونکہ بڑا سینسیٹیو تھا تو اس میں ہم چونکہ جوائنٹلی کر رہے تھے، مختلف ایجنسیز اور ادارے، اس میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور ادارے تھے، تو مل کے کام کر رہے تھے، تو اس وجہ سے اتنا فیل نہیں ہوا، اور اللہ کا شکر ہے کہ آج اس کی رزلٹ اچھا آیا ہے۔ جو ہمارے مرکزی ملزمان تھے ان کو سزائے موت آئی ہیں، اور یہ بڑا خوش آئند فیصلہ تھا۔ 264 لوگوں کی جان گئی تھی، اور 240 کی بیسیکلی آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی، جن کے ورثہ آئے اور ان کو پھر کمپنسیشن بھی دی گئی۔ 24 لوگ تقریباً ہیں ایسے تھے کہ جن کی شناخت نہیں ہو سکی، یا ان کے ورثہ نے ان کو نہیں بچانا۔ باقی ہم نے اس کیس میں اللہ کا شکر ہے 400 گواہان کو پیش کیا ہے معزز عدالت میں، اور ان کی گواہی ہوئی ہے، اور آج اس کا فیصلہ ہوا ہے۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے سانحہ بلدیہ کیس کے تفتیشی افسر۔ ان کا کہنا ہے کہ اس میں ابھی تک 24 افراد جو جاں بحق ہوئے تھے ان کی شناخت نہیں ہوئی، جبکہ 240 افراد کی شناخت ہو گئی تھی۔ جو مفرور ملزمان ہیں ان کی گرفتاری کے لیے بھی کوششیں کی جائیں گی۔ سمر عباس، بہت شکریہ آپ کا۔ لاہور میں وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر خالد مسعود گوندل نے گورنر پنجاب اور یونیورسٹی کے چانسلر چودھری محمد سرور سے ملاقات کی۔ ملاقات کا مقصد یونیورسٹی میں جاری اور مستقبل میں شروع ہونے والے پروجیکٹ پر بریفنگ دینا تھا۔ اس موقع پر پروفیسر خالد مسعود گوندل کا کہنا تھا کہ یونیورسٹی میں قرآن پاک کی ترجمہ کے ساتھ کلاسز کے آغاز پر گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کے مشکور ہیں۔ کرونا وائرس سے متعلق ریسرچ پر روشنی ڈالی گئی۔ شعبہ ٹیلی میڈیسن کی کارکردگی اور مستقبل میں مستقل بنیادوں پر جاری رکھنے پر بھی بریف کیا گیا۔ وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر خالد مسعود گوندل کا کہنا تھا کہ گورنر پنجاب کی ہدایت پر مستقل بنیادوں پر رجسٹرار اور کنٹرولر امتحانات تعینات کر دیے گئے۔ گورنر پنجاب چودھری سرور کا کہنا تھا کہ یونیورسٹیز میں میرٹ پالیسی کو یقینی بنایا جائے۔ اس موقع پر وائس چانسلر پروفیسر خالد مسعود گوندل نے گورنر چودھری محمد سرور کو یونیورسٹی سینٹ کے اکتوبر میں بلائے گئے اجلاس کی صدارت کی دعوت بھی دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں العزیزیہ ریفرنس فیصلے پر اپیلوں کی سماعت کل ہوگی۔ مریم نواز نے کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ العزیزیہ ریفرنس فیصلے پر اپیلوں کی سماعت کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوگی، اور مریم نواز اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوں گی۔ انہوں نے ہائی کورٹ میں پیش ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں العزیزیہ ریفرنس فیصلے پر اپیلوں کی سماعت کل ہوگی۔ وفاقی کابینہ نے 94 ادویات کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری دے دی ہے۔ ادویات کی قیمتوں میں اضافے کی سمری ڈریپ اور وزارت صحت نے بھیجی تھی۔ اسی پر بات کریں گے ہمارے نمائندے اویس کیانی سے۔ اویس، بتائیے گا، قیمتوں میں اضافے کی منظوری دے دی گئی ہے، اطلاع کب سے ہوگا؟ جی بالکل، ہمارے جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ 94 ادویات کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری دے دی ہے، اور اس میں اضافے کی سمری جو ہے وہ ڈریپ اور جو وزارت صحت نے بھیجی تھی، اور ادویات کی قیمتوں میں اضافہ جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ ڈالر کی قدر بڑھنے اور خام جو مال جو ہے وہ مہنگا ہونے پر کیا گیا ہے۔ مرگی، جو کالا موتیا، گائنی اور کینسر کی چند سستی ترین ادویات کی قیمتوں میں بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ 3 سے 4 اقسام کی جو ویکسین ہے اور ایمرجنسی استعمال کے ادویات کی قیمتوں میں بھی اضافے کی منظوری دی گئی ہے۔ لوکل اور درآمدی ادویات بھی مہنگی ہونے والوں میں شامل ہیں، اور بعض جو رجسٹرڈ ادویات کی رجسٹریشن کی تجدید بھی جو ہے وہ کر دی گئی ہے، اور اجلاس میں جو ہے 94 لائف سیونگ ڈرگز کی ٹھیک ہے اویس کیانی، بہت شکریہ آپ کا۔
सऊदी अरब में काम करने वाले पाकिस्तानी शहरी सऊदी अरब के लिए टिकट्स ना मिलने पर सरापा एहतजाज हैं। मुजाहिरीन 5 दिनों से PIA समेत दीगर एयरलाइंस के दफातर के चक्कर लगा रहे हैं। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं। गौहर महसूद हमारे साथ मौजूद हैं। गौहर, क्या वजह है अभी तक इनको टिकट्स क्यों नहीं मिल पाई? गौहर महसूद से इस बारे में तफसीलात जानेंगे। सऊदी अरब में काम करने वाले पाकिस्तानी शहरी सऊदी अरब के लिए टिकट्स ना मिलने पर सरापा एहतजाज हैं। मुजाहिरीन 5 दिनों से PIA समेत दीगर एयरलाइंस के दफातर के चक्कर लगा रहे हैं। गौहर महसूद हमारे साथ हैं। गौहर, अपडेट कीजिएगा, क्या वजह है कि इन मजदूरों को टिकट्स नहीं मिल पाई अब तक? जी बिल्कुल, यकीनन गुज़श्ता 4-5 दिनों से ये एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। इस्लामाबाद में PIA के दफ्तर के बाहर ये सिलसिला चल रहा है। मुजाहरीन ये कह रहे हैं कि उनके अकामे की तारीख जो है वो 30 सितंबर तक पूरी हो रही है और अकामे उनके ख़त्म हो जाएंगे। इसी बुनियाद पर उनके टिकट उनको वक्त पर नहीं मिल रहे हैं। जबकि इसी के हवाले से PIA ने अपनी वजाहत जारी की है कि चूँकि यकदम ये कोरोना के बाद सिलसिला शुरू हो गया है सऊदी अरब जाने का, जिसकी वजह से उनके पास टिकट्स और फ्लाइट्स की कमी है। इजाफी फ्लाइट्स मंगवाई गई हैं, उसके हवाले से दरखास्त की गई है और जल्द इस मसले पर काबू पा लिया जाएगा। मुजाहिरीन ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो टिकट्स हैं वो मार्केट में ब्लैक पर बिक रही है और जो 60-70 हज़ार का टिकट था वो लाख सवा लाख तक बिक रहा है। इसी हवाले से आज भी मुजाहिरीन ने इस्लामाबाद में जिना एवेन्यू को ब्लॉक किया था। गुज़श्ता 4-5 दिनों से PIA के दफ्तर के सामने ये एहतजाजी मुजाहरे होते हैं। गौहर महसूद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। करतारपुर में बाबा गुरु नानक की बरसी की 3 रोज़ा तकरीबात ख़त्म हो गई। 3 रोज़ तक बड़ी तादाद में सिख यात्रियों ने करतारपुर की यात्रा की। आपको अपडेट कर रहे हैं। करतारपुर में बाबा गुरु नानक की बरसी की 3 रोज़ा तकरीबात ख़त्म हो गई। 3 रोज़ तक बड़ी तादाद में सिख यात्रियों ने करतारपुर की यात्रा की। इस मौके पर इंतजामात भी किए गए थे। गुरुद्वारा से ज़ीरो लाइन दर्शन पॉइंट तक करतन का जुलूस भी निकाला गया, जिसमें सिख यात्रियों की बड़ी तादाद मोटरसाइकिलों पर सवार और पैदल शरीक हुई। इसके अलावा इंतज़ामिया की जानिब से भी यहाँ पर इंतजामात किए गए थे और लंगर का भी इंतज़ाम था। इस्लामाबाद के सरकारी कब्रिस्तानों में कब्रों के लिए जगह खत्म होने लगी। इस्लामाबाद मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने 2 नए और बड़े सरकारी कब्रिस्तान बनाने का फैसला कर लिया। MCI की दरख्वास्त पर CDA ने सेक्टर H16 और देही इलाके में अलग अलग जगह देने की हामी भर ली है। तफसीलात जानेंगे वलीद चौधरी से। वलीद, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, इस्लामाबाद में जो सरकारी कब्रिस्तान है उसमें जो तदफीन की तादाद है, जो कब्रों की तादाद है वो अब इख्तिताम के करीब पहुंचने वाली है। और इस हवाले से हमारे ज़राए का हमें ये बताना है कि जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है उसने बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद में जो नए कब्रिस्तान हैं वो बनाने का फ़ैसला किया है। तो इस हवाले से जो 2 नए कब्रिस्तान हैं वो इस्लामाबाद में बनाए जाएंगे। और MCI ने जगह के तयन के लिए CDA से रब्ता भी किया और CDA को ये दरख्वास्त की गई है कि इस्लामाबाद के जो 2 मुकामात हैं जो शहर की शहरी आबादी और देही आबादी दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकें, तो वहाँ पर कोई ऐसी 2 जगहें जो है वो दी जाएँ। H16 और एक देही इलाके में अभी ये तयन किया जा रहा है कि वो कौन सी जगह होगी। वहाँ पर नए कब्रिस्तान की जगह जो है वो देने का फ़ैसला किया। और जिस तरह मास्टर प्लान इस्लामाबाद का तब्दील किया जा रहा है, तो जो नया मास्टर प्लान होगा उसमें इन दोनों नए कब्रिस्तानों के लिए जो जगह है वो रखी जाएगी। और जो पहले जो कब्रिस्तान इस्लामाबाद में मौजूद है जिसमें सेक्टर H8 में जहाँ पर तकरीबन मुकम्मल जो जगह है वो ख़त्म हो चुकी है। वलीद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए और इस बुलेटिन से इतना ही।